अस्सलाम वालेकुम। क्लास आप लोगों के लास्ट लेक्चर के कोई जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे भेज दें ताकि हम नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट करें। कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। हाँ जी, मैंने कहा तो लास्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्कस कर सकते हो अभी, फिर जब तक सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं कुछ मिनट्स में। नो मैम। समझ में आ गया था? जो चैप्टर 4 है ना उसकी आप लोगों ने अब ब्रीफ एक्सरसाइजेस भी खुद से ट्राई करनी है, मतलब वर्कशीट की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह वर्कशीट की प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह आपने जो है वो स्टार्ट करनी है अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको स्टार्ट करना है, उनको देखना है। ठीक हो गया? ओके फाइन, सो वी विल स्टार्ट नाउ इन जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स क्योंकि लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वी हैव ओनली 11 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग excluding me, so we are total 12. Where are others बच्चों? You have a strength of I guess 28 students, Aklan and Tayyiba. तैयबा शायद ज्वाइन नहीं किया अभी तक। यस मैम। यस मैम। 28 27 है कि 26 है? 26 या 27 बच्चों में से आप लोगों ने सिर्फ जो है वो अभी 11 बच्चे आए हैं, सो इट्स लेस देन इवन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। वेयर आर अदर्स? अब तो ईद वाला वीक भी ख़त्म हो चुका है। आप लोगों के साथ पॉलिसी शेयर की होगी बाकी टीचर्स ने भी कि आप लोगों की क्लास अटेंडेंस और क्लास पार्टिसिपेशन भी बहुत मैटर करती है। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे दे आर एक्चुअली मेकिंग देयर ओन लॉस। जी मैम। यस मैम। आप लोग का इसी तरह से ये है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी, और वो मैंने ग्रुप पे शायद भेजा भी था आप लोगों को, भेजा है आप लोगों को मैंने स्क्रीनशॉट्स। चलें, मैम अगर आपने नहीं भेजा लेकिन एक और किसी ने भेज दिया था। भेज दिया मतलब कम्युनिकेट हो चुका है, ठीक है। मैंने असल में दूसरी क्लास में शायद भेजा होगा, और सेक्शंस में है ना आप लोगों के, तो इसलिए let's start then today's lecture if there is no problem in the last lecture. So somehow you have to practice chapter 4 हमारा ख़त्म हो चुका है और उसकी ब्रीफ एक्सरसाइजेज आप लोगों ने ट्राई करनी है। कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने वर्कशीट ट्राई करनी है, उसमें एडजस्टमेंट्स डालनी है और रजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो इतना मसला इसमें नहीं है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर, क्योंकि इट्स ओनली वी हैव लिमिट ऑफ एक्चुअली 40 मिनट्स, तो फिर दोबारा से जब रिज्यूम करना पड़ता है तो सारा टेम्पो जो है आपका ब्रेक हो जाता है। So this was the steps you were actually in the accounting cycle. These 8 steps you actually know, but till the last lecture we had discussed this preparing an adjusted trial balance worksheet. But now the next 3 steps, preparing financial statements, journalizing and posting the closing entries, and preparing in the after closing trial balance, these marked red, these steps are still to be डन। अभी तक जो हम कर चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो स्टेप नंबर 5 तक हमने पढ़ा है। स्टेप नंबर 5 तक जो है वो लास्ट लेक्चर तक कवर हो रहा है। 6, 7 एंड 8 हमने अभी करना है, और आपके जो बुक का चैप्टर नंबर 5 है वो कवर करता है इसको। तो ये आपका स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का, जिसमें आपके 3 स्टेप्स लास्ट जो है वो अभी पेंडिंग है। आप लोग का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे होते हो तो करते क्या है आप लोग के दैट द एनुअल रिपोर्ट इट इंक्लूड्स द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको यूजुअली जो फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट में एक से ज़्यादा साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नज़र आ रही होती है, कंपैरेटिव नज़र आ रहे होते हैं। यानी इनकम स्टेटमेंट लास्ट 5 ईयर्स का, लास्ट 3 ईयर्स का। कंपैरेटिव जो है वो आपको इनेबल करते हैं ये देखने के लिए कि कंपनी की इस वक्त पोजीशन क्या है और कंपनी ने लास्ट कुछ पिछले ईयर्स में कैसे परफॉर्म किया। सो दिस इज अबाउट कि आपकी कंपैरेटिव्स की बेसिस पे यू एक्चुअली प्रिपेयर, यू एक्चुअली डिसाइड फॉर योर फ्यूचर आउटकम्स। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। इनकम स्टेटमेंट आपको पता है रेवेन्यू में से जब आप एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है
जो कि हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग में आप डिविडेंड्स एडजस्ट करते हो और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग यू गेट. Then you have the balance sheet can be prepared directly from the amount shown in the adjusted trial balance. तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली जो है इसको प्रिपेयर करते हैं और इसको जो है जो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आता है एडजस्टमेंट के बाद आप उसको करते हैं डायरेक्टली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से डायरेक्टली प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट. द इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट. सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनती है वो इनकम स्टेटमेंट होती है बिकॉज इससे आपको नेट इनकम या नेट प्रॉफिट डिटर्मिन होता है और ये जाता है अल्टीमेटली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में. और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में जो नेट प्रॉफिट आता है आपको वो आप डालते हो बैलेंस शीट में अपने पास. तो इस तरह से ये सारी एक प्रोसेस है या एक स्टेप है जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में अपना फॉलो करते हैं. मेनली अभी हम 3 स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं. एक इनकम स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स है और एक आपके पास बैलेंस शीट है. देन कम्स द इनकम स्टेटमेंट. The alternative titles for the income statement include earning statement, statement of operations, and profit and loss statement. However, the income statement is the most popular term for this important financial statement. वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है वो उसमें हम उसको अर्निंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, समटाइम्स स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कहते हैं एंड वी आल्सो कॉल इट एज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. मैंने आपको इसका एक और नाम भी बताया था इफ यू रिमेंबर कि स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस इनकम स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. So income statement is the most popular term for this important financial statement. सबसे ज़्यादा यही नाम यूज़ होता है और इसका जो काम होता है वो ये क्या होता है कि you actually summarize the operating results of the business by matching the revenue earned given during a period of time with the expenses incurred in generating that revenue. तो ये सारा income statement के बारे में थोड़ा सा brief आपको introduction का. तो income statement में अभी ये एक क्वेश्चन है ओवरनाइट ऑटो सर्विस. आपने देखा होगा आपकी बुक में हमेशा से यही यूज हो रहा होता है. सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक जो मैंने इसमें डाला है. एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपको जो गिवन होता है एग्जिबिट 5.1 में, अब इसमें से आपने सर्च करना है कि इसमें कौन सा क्या क्या है. सो यू आर एक्चुअली you have a cash, you have account receivable, shop supplies, unexpired insurance, land, building, accumulated depreciation, building की, फिर आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट है उसकी accumulated depreciation, you have notes payable, accounts payable. तो आप ये देखोगे कि ये जो सारे यहाँ से लेके यहाँ तक जो जहाँ तक ये ब्रैकेट आ रहा है, ठीक है, रिटेन अर्निंग्स, ये सब कहाँ जाते हैं, ये है आपके पास बैलेंस शीट आइटम्स या बैलेंस शीट में अकाउंट्स, ये सब रिपोर्ट होते हैं बैलेंस शीट में. स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में आपके पास ये जो आउटर ब्रैकेट है इसमें अगर आप देखें तो रिटेन अर्निंग्स और डिविडेंड जो है वो इसमें आ रहे हैं. स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स अकाउंट आप इसकी मदद से बनाते हैं. लास्ट में ये जो आपके पास रिपोर्ट हो रहे हैं रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट इज ऑल अबाउट रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट अकाउंट आ जाता है. क्लियर? तो इस तरह से आप देखते हो कि आपके पास बैलेंस शीट आइटम्स कौन से हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स आइटम्स कौन से हैं और इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स कौन से हैं. फॉर्मेट क्या होता है इनकम स्टेटमेंट बनाने का? सो बेसिक फॉर्मेट जो है वो यही है कि टोटल जितने भी रेवेन्यूज हैं आपके पास उसमें से आप टोटल एक्सपेंसेस लेस करते हैं. यू गेट EBIT. व्हाट स्टैंड्स फॉर EBIT? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यानी अभी इसमें से इंटरेस्ट भी लेस नहीं हुआ और टैक्स नहीं लेस हुआ. टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा बाकी सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो आप रेवेन्यूज में से लेस कर देते हो तो आपके पास EBIT आ जाता है. इस EBIT में से आप लेस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो लेस करने के बाद यू गेट EBT. EBT इज अर्निंग बिफोर टैक्स और इस EBT में से आप लेस करेंगे अल्टीमेटली टैक्स एक्सपेंस, तो यू गेट द नेट इनकम. देन यू हैव गॉट द वो जो आपके पास द प्रीवियसली ऑब्टेन नेट इनकम जो आ जाती है, नेट प्रॉफिट जो है आप जिसे कहते हैं, सब पॉजिटिव कैश फ्लो जो है वो आप कहाँ एडजस्ट करते हो, आप लेके जाते हो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में. So the statement of retained earnings is that retained earnings is that portion of stockholders' owner equity created by earning net income and retaining the related resources in the business. तो ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं उनको रिटेन करना और उसके बाद उसमें से डिविडेंड्स वगैरह लेस करने के बाद यू गेट द रिटेन अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर. एक्चुअली ये सब जो स्टेटमेंट है ये क्या करती है, इट समराइजेज द इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन रिटेन्ड अर्निंग्स रिजल्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस. जो एक पीरियड जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, आइदर इट्स अ 1 year और 6 months जिसका आप अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो, what does that mean? It means
कि जो भी हमारे इस पूरे पीरियड के दौरान रिटेन अर्निंग में चेंज आया, अल्टीमेटली नेट इनकम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वो आप इसमें जाके एडजस्ट करते हो. इंक्रीजेज इन रिटेन अर्निंग्स रिजल्ट फ्रॉम अर्निंग नेट इनकम एंड डिक्रीजेज रिजल्ट फ्रॉम नेट लॉसेस एंड फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जो है वो इस तरह से बनती है. वो ये कह रहा है कि अगर यहाँ नेट इनकम है तो नेट इनकम को आप ऐड करेंगे. सपोज आपके पास, जैसे आपने लास्ट स्लाइड में आपने वो किया है, नेट इनकम प्रिपेयर की है, तो नेट इनकम को प्रिपेयर करने के लिए अगर नेट इनकम नहीं आपके पास, यहाँ नेट लॉस आ जाता है, तो नेट लॉस आएगा तो यहाँ पे आप उसको नेट लॉस को लेस करेंगे. अगर नेट इनकम होती है तो आप उसको ऐड करते हैं, नेट लॉस होता है तो आप उसको लेस करते हैं. तो here you have got retained earnings at the beginning of the year. जितनी भी होंगी आपके पास में आप नेट इनकम ऐड करेंगे जो आपने पिछली स्टेटमेंट से बनाई है, और यू गेट अ सब टोटल, और उस सब टोटल से आप डिविडेंड्स जो हैं डिक्लेयर जितने भी एक साल के लिए होंगे उसको लेस करेंगे, तो रिटेन अर्निंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास आ जाएंगी. डिविडेंड्स क्या होते हैं? लेट्स हैव अ वर्ड अबाउट डिविडेंड्स. Dividends is actually, it is important to realize that dividends paid to stockholders are not reported in. अब ये होता, it is sort of an expense, लेकिन ये जो है it is actually not reported among the operational expenses, क्योंकि ये वो expenses नहीं है जो कि operations करने में या business activity के generation में हमारे expense out हुए. तो as it is a return paid to the stockholders, जो owners को हम stock owners को देते हैं dividend as a return, तो वो इसलिए हम उसको नहीं करते इनकम स्टेटमेंट में. इनकम स्टेटमेंट में हम सिर्फ वो एक्सपेंसेस रिपोर्ट करते हैं जो ऑपरेशंस में यूज होते हैं. ठीक हो गया. So we have next, here, okay. In short, dividend represents the decision by a corporation to distribute a portion of its income to stockholders. It means this is not included in the computation of income in the net statement, income statement. Rather, it is actually adjusted in the statement of retained earnings. Then you have the balance sheet. The balance sheet results list the amounts of the company's assets and liabilities and owner's equity at the end of the accounting period. जी, आपके पास इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स बन चुकी है. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल एक्चुअली adjust it in the what you call it, accounting period's balance sheet. So balance sheets can be presented with asset accounts appearing on the left side and liabilities and owners appearing on the right. तो आपने देखा होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो लेफ्ट साइड पे हम डालते थे अपने सारे एसेट्स को, और राइट साइड पे लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी. अभी हम देखेंगे भी उसको. Don't you worry about that कि आपने, it's just an introduction. They may also be presented in a report form. जैसे एक रिपोर्ट, इसको आप जो है बजाय कि आप इसको एक लेफ्ट राइट के चक्कर में डालें, आप इसको पहले एसेट्स डाल दें, फिर उसके बाद नीचे आप लायबिलिटीज पास हो उसको रिपोर्ट करें. मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंस इंटरनेशनली जो है फॉर्मेट कौन सा यूज होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 और IFRS 1 जो है, ये रिप्रेजेंटेशन टेम्पलेट या डिस्क्लोजर आपने कैसे करना है, क्या फॉर्मेट यूज करना है, ये आपको स्टैंडर्ड गाइडलाइन देता है. तो जो रिपोर्ट्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो है इंटरनेशनली बनती है, वो सब एक ही फॉर्मेट में बनती है. तो वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉर्मेट. Many companies group together as a separate balance sheet subtotals. These assets and liabilities are considered as current. Okay. सो बैलेंस शीट आपके यहाँ पे टर्मिनेट होती है. तो अगर आप देखें एसेट्स को, तो एसेट्स को क्लासिफाई करने के लिए यू हैव करंट एसेट्स एंड यू हैव फिक्स्ड एसेट्स. देन लायबिलिटीज, यू हैव करंट लायबिलिटीज एंड यू हैव लॉन्ग लायबिलिटीज. सो करंट एसेट्स में आपके पास बहुत सारे एसेट्स आ जाते हैं जो कि आपको लगता है कि विद इन 1 ईयर जिनका बेनिफिट आपको मिलता है. फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग, लैंड, ये सब आ जाते हैं. करंट लायबिलिटीज वो हैं जो एक साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट पे ऑफ हो जाती है. और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपको पता है, जैसे लोन है, डिबेंचर्स है, ये सारे आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. आप क्या करते हैं, सब टोटल्स बैलेंस शीट में अलग अलग रिपोर्ट करते हैं. जैसे एसेट्स के अंदर भी आपने फर्दर कैटेगराइज, मैंने आपको बता दिया कि कर दिया कि कौन कौन से करंट एसेट्स हैं और कौन कौन से करंट लायबिलिटीज हैं. जी बेटा बोले. नूर, आपने यू रेज योर हैंड, बताएं. ऑब्वियसली आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा.
जी बेटा, यू रेज योर हैंड, गलती से हो गया या क्या? आप बताएं, अपना माइक अनम्यूट करेंगे तो आप मुझे आंसर कर सकेंगे। एनीवेज, okay. So current liability is an existing debt or obligation that company expects to satisfy relatively soon. जैसा आपको लगता हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको कर लूँगा, तो ये आपका करंट लाइबिलिटी होती है, जिसे आप लोग करते हैं एडजस्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यूजुअली ये 1 ईयर या इससे कम का पीरियड होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ करंट लाइबिलिटी। बट while not a debt, unearned revenue is often considered a current liability also. तो ये आपके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी हो जाती है। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, ये आपका फॉर्मेट है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, और इसमें आपके पास आ जाते हैं करंट एसेट्स में आप ऐड करते हैं फिक्स एसेट्स को, तो यू विल गेट द टोटल एसेट्स। और लाइबिलिटी साइड में क्या करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं वो बुक लाइबिलिटी होता है, उसमें आप स्टॉक होल्डर्स इक्विटी करते हैं। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में कैपिटल स्टॉक आता है, इसके अंदर जो रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस आपने फाइंड किया था पिछली स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में, वो आप एडजस्ट करते हैं, यू गेट अ टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, और टोटल लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आपका बैलेंस शीट का टोटल। व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? आपने यही देखा कि ये एक लिंक है। इनकम स्टेटमेंट से आपको नेट इनकम मिली, उसको आपने डाला रिटेन अर्निंग्स, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में, वहां से जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया उसको आपने वही स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स को लेके गए आप बैलेंस शीट में। तो आपको लगेगा कि ये सब लिंक्ड है आपस में। व्हाट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज? तो बात ये है कि आपके वो दे आर सेइंग कि क्या क्या आपको रिपोर्ट करनी होती है एनुअल रिपोर्ट्स में। There is no comprehensive list of all the information that should be disclosed in the financial statements. Adequacy जो है और disclosure की वो based करती है on a combination of official rules, traditions and accountants professional judgment. आपने ये जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, उनका अपना जो है वो है, इट्स देयर ओन डिस्क्रिशन कि वो क्या एस्टिमेट्स यूज करते हैं, अपनी एक्सपर्टीज यूज करते हैं और उसको डिस्क्लोज करते हैं। But as a general rule, a company should disclose any facts that an informed user would consider necessary for the statements to be interpreted properly. Thus, businesses often disclose such things. वो कह रहे हैं कि ऐसे जनरल रूल जो कंपनी है उसको सब कुछ वो रिपोर्ट करना होता है, जो कि एक इन्फॉर्म्ड यूजर को चाहिए होता है, जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। हमने स्टेक होल्डर्स भी पढ़े थे, आपको याद होगा इंट्रोडक्टरी क्लास में कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। यू हैव इंटरनल स्टेक होल्डर्स, यू हैव एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, वो सारे भी आपने रिपोर्ट करने होते हैं। बट दे आर सर्टन लॉ सूट्स पेंडिंग अगेंस्ट द बिजनेस, जैसे कोई भी ऐसे केसेस या लिटिगेशन जिनका आपको लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो भी आपका इसमें आता है। देन एनी ऑफ द स्केड्यूल्ड प्लांट क्लोजिंग्स, तो जो भी प्लांट क्लोजिंग्स हैं वो स्केड्यूल प्लांट क्लोजिंग्स जो हैं, आपको लग रहा है कि आपके 10 प्लांट्स अभी रन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अगले साल में वो कोई एक आध प्लांट आपका कम हो जाएगा या वो वर्किंग पोजीशन में नहीं रहेगा, तो आपने वो भी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज करना। ये सब कहाँ डिस्क्लोज करना होता है? ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट्स में तो डिस्क्लोज नहीं होता। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, उसमें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट पार्ट है, वो बेशक एक स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसमें आप सब बैकग्राउंड, आप जो ये सारी बातें हैं ये आप वहाँ उन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करते हैं। Significant events occur after the balance sheet date, but before the financial statements are actually issued. Customers that account for 10%, जो भी ऐसे कस्टमर्स जो कि 10% या उससे ज़्यादा कंपनी रेवेन्यूज जो हैं वो उनको अकाउंट फॉर करते हैं, यू हैव टू ऑल्सो रिपोर्ट दैट, क्योंकि वो आपके मेजर कस्टमर्स हैं। इसके अलावा कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन या कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स की ऑफिसर्स, ये सारे भी आप इसमें रिपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज वी आर हेयर डन विद द 15 स्लाइड्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर आज हमने कर लिया है। इस यहाँ तक कोई बात पूछनी है किसी ने तो पूछे जी। एहतशाम बेटा पूछे, अपना म्यूट अनम्यूट करें मैम, माइक। डिस्क्लोजर और नोट्स टू द फाइनेंशियल अकाउंट में क्या फर्क होता है? डिस्क्लोजर बेटा, डिस्क्लोजर वो है जो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम करते हैं। डिस्क्लोजर वर्ब है। डिस्क्लोजर मींस कि आपने क्या डिस्क्लोज किया, क्या बताया, कहाँ पे बताया। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया। ठीक है
जैसे अब आप लेक्चर में क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, तो डिस्क्लोज करना इज एन एक्ट, और नोट्स कहाँ डिस्क्लोज करें वो आप नोट्स में कर रहे हैं, ये इनको इस तरह से रिलेट करना। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुड, कोई और क्वेश्चन? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? शैल वी मूव फॉरवर्ड? जी हादिया बेटा, अपना अनम्यूट करो माइक और पूछो सवाल। मैम आपने करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बारे में बताया, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कौन सी एग्जांपल्स आएंगी? डिबेंचर्स आ जाएगा, लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन जो 10-10 साल पे 5-5 साल पे लोन्स होते हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आती हैं। ओके, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, किसी और को कोई क्वेश्चन इसमें? मैम करंट एसेट्स और फिक्स एसेट एक बार फिर रिपीट करते। करंट एसेट्स वो हैं, जैसे अभी हम उसको देखेंगे भी, बल्कि हमने देखा भी होगा कि ये जैसे आपकी कैश है या आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, रेडिली जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, उनको आप करंट एसेट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये आपकी स्लाइड है, तो जहाँ हमने डिस्कस किया है हम उसको देख लेते हैं। मैंने इसमें भी बहुत डिटेल में इस एग्जांपल लिखी हुई है जी। अ करंट एसेट मस्ट ऑलरेडी बी कैश, या तो वो खुद कैश हो या वो फौरन से आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। जैसे कंपनीज हैं जिनका यूजुअली पीरियड ऑफ टाइम 1 ईयर लेस, उनके वो एसेट्स जिनका टाइम 1 ईयर या लेस हो, उसको आप करंट एसेट कहते हैं, तो वो जल्दी से यूज अप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 साल की हो, कैश आपके अकाउंट रिसीवेबल जो 1 साल में आपको पैसे वापस कर दें, शॉप सप्लाईज जो कि कंज्यूम हो जाएं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो इससे प्रीपेड की बात की थी हमने, तो ये सब एग्जांपल्स हैं आपके करंट एसेट्स की। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आ गया सिखलैन? मैम मेरी तो आधे लेक्चर में आवाज ही कट रही थी, ये लेक्चर रिकॉर्ड करके देखो तो फिर समझ आएगी। तुम्हारे तो मसले ख़त्म नहीं होने, यू आर अ प्रॉब्लम चाइल्ड, मतलब फ्रॉम डे वन यू हैव द प्रॉब्लम्स। अभी मैं कहूँ ना कि तुमने कोई वीडियो अपलोड करनी है या तुमने कोई टिकटॉक बनानी है, तुम्हारे सारे जो है वो, आई एम नॉट एक्चुअली पॉइंटिंग आउट यू ओनली, बट जनरली स्टूडेंट्स की साइकिल होती है कि उनकी आवाज़ लेक्चर में कटना शुरू उनको हो जाती है, अदरवाइज बाकी सब एक्टिविटीज़ में दे आर वेरी विजिलेंट, सो नो वरीज। जी अगला क्वेश्चन पूछें बेटा। मैम रिसीवेबल जो है वो करंट एसेट में आता है। करंट एसेट में क्या आता है? रिसीवेबल जो अकाउंट हम रिसीवेबल करंट एसेट्स में आता है। तो वो अगर 1 साल के बाद अगर पैसे दें तो फिर तो देंगे तो सही ना आपको, फिक्स एसेट्स 10-10 साल वाली बात तो नहीं है ना, इतना लंबा तो नहीं होता आपको। यूजुअली आप देखें, आप कहीं भी अगर बिजनेस में हो तो बिजनेस साइकिल में क्या होता है कि आपने अभी परचेज की, महीने के अंदर आपने डिलीवरी की, और क्या टर्म्स क्या होती हैं कि विद इन 3 मंथ्स आपने पे बैक करना है, विद इन 6 ज़्यादा 6 मंथ्स में पे बैक करना है। इस तरह तो फिर कंपनीज उधार पे काम चलाए ना, और उनको तो मिले ही ना पे। वो जो नहीं कोई 1-8% होती है, वो जो बैड डेट या डाउटफुल डेट क्रिएट हो जाता है, अदरवाइज अकाउंट रिसीवेबल आपको पे अप करते हैं जी। मैम कई लोग होते हैं जो जो देते ही नहीं। देते ही नहीं है तो वो बैड डेट कर देते हैं, उनको हम बैड डेट्स कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंस आउट कर देते हैं फिर इन्हीं एसेट्स को हर अकाउंटिंग पीरियड में के एंड में। जिनको हमें डाउटफुल सही है। होता है ना कि ये डाउटफुल डेट्स हैं या ये हमें नहीं देंगे, तो उनको हम बैड डेट डिक्लेयर कर देते हैं जी। ठीक है। नेक्स्ट जी बेटा, गर्ल्स रानवा, तैयबा, और कौन कौन है हमारे पास? आप लोग, फारिया, हादिया, शुमाइजा, नो क्वेश्चन? ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट जो था, इट्स ऑलमोस्ट we have how much participants right now? ये मैंने आपकी अटेंडेंस क्लिक कर ली है, 18. 17। हाँ, तो मैंने अभी आपकी अटेंडेंस जो है वो क्लिक कर ली है। लास्ट मेरे पास सकलैन है, ओके। 18 स्टूडेंट्स हैं और मैं इटसेल्फ 19। ठीक है जी, फर्स्ट सेट ऑफ स्लाइड्स हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है। नेक्स्ट हमारा है एक बहुत छोटी सी प्रेजेंटेशन है, अबाउट 11 स्लाइड्स, उसको भी देख लेते हैं। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट कर रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
इसमें क्या होता है कि आप लोगों का ये देखें, ये आपने वर्कशीट में देखा होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये आपके पास मौजूद है। जैसे कि ये डेबिट है और ये सारा आपके पास क्रेडिट है, और ये आपने लास्ट लेक्चर तक ये बनाया। फिर इसके बाद अब फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप कैसे बनाओगे इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, EBIT आएगा, देन यू हैव इंटरेस्ट एक्सपेंस, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करने के बाद जो चीज़ आती है दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, और फिर आपके पास आ जाता है टैक्स एक्सपेंस, और उसको लेस करने के बाद यू गॉट द इनकम, नेट इनकम। तो जब आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो ये देखें, ये हमने सारे रेवेन्यूज लिए, जिसमें सर्विस रेवेन्यूज, रिपेयर सर्विस रेवेन्यू था 172,000 का। अब ये कहाँ से फिगर्स उठाई हैं, ये हमने वही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो लास्ट टाइम हमने वर्कशीट से बनाया था उसी को लेके हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है। तो रेंट रेवेन्यू अर्न उसमें हमने ऐड किया, तो दोनों तरह के रेवेन्यूज जो हैं टोटल हमारे पास आ गया 175,000। अब हम इसमें जो है वो लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस हमें गिवन थे उनको हमने जट डाउन किया, और टोटल एक्सपेंसेस का फिगर हमने टोटल रेवेन्यू में से लेस किया। हमारे पास इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आ गई 66,600 की। फिर इसमें से हमने लेस किया 30, और ये आ गया आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स। मैम जी मैम ये जो नेट इनकम हमारे पास होती है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है? नो, किसने कहा? जी मैम मैंने एक्सप्लेन। किसने कहा है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये किसने कहा है कि ओपनिंग बैलेंस होता है? मैंने आपसे कहा है कि जो नेट इनकम है ये एक साल के एंड पे जो इतना आपको मुनाफा या प्रॉफिट हुआ होता है आउट ऑफ, ये देखो सारे रेवेन्यूज इनकम में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस थे इंक्लूडिंग टैक्स और इंटरेस्ट, ये लेस करने के बाद आपके पास नेट इनकम आ जाती है। इस नेट इनकम को आप डालते हो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में। देखो ये आपके पास आ गई ना 39,942। अब आप क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में ऑलरेडी आपके पास कुछ बिगनिंग में बैलेंस था, ये देखें बिगनिंग में आपके कोई बैलेंस नहीं था। आपने क्या किया? नेट इनकम जाके 39,942 उसमें ऐड कर दी, तो सब टोटल आपके पास आ गया 39,942। इसमें से जितने डिविडेंड डिक्लेयर हुए 14,000 वो आपने लेस कर दिए, एंड यू गेट द रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग बैलेंस 25,942। ये 25,942 है, अब आप इसको लेके जाओगे कहाँ? बैलेंस शीट में। तो ये आपके पास था फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, इसमें करंट एसेट्स और उसमें आप ऐड करते हो फिक्स एसेट्स, तो यू गेट द टोटल एसेट्स। और लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज सारी लाइबिलिटीज आप एक तरफ लिखते हो। फिर स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में आपके पास कैपिटल स्टॉक में रिटेन अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते हैं, और आप टोटल लाइबिलिटीज डालते हैं। अब इसको डाल के देखें तो ये आपके सारे एसेट्स थे जो कि आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, और यहाँ से आप उसको उनकी रिस्पेक्टिव लैंड में से उसकी रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन लेस करोगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करोगे, एंड हियर यू गेट द टोटल एसेट्स। इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स का कॉलम 126,192। जो आपने लास्ट टाइम रिटेन अर्निंग्स में से जो चीज़ डाली थी वो कहाँ पे आ रही है? वो ये देखें 925,942। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है ये आपके पास, ये नीचे वाला पोर्शन देखें। जो लाइबिलिटीज है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, इसके दो पार्ट्स हैं, ये आपके पास लाइबिलिटी पार्ट है और ये आपके पास स्टॉक होल्ड। अब मीटिंग आपकी 10 मिनट्स में एंड होने वाली है, तो हम इसी स्लाइड को बस कंप्लीट करेंगे और आपके क्वेश्चंस लेंगे इसके बाद। ये आपका आ गया नोट पेएबल। कौन पूछ रहा था कि हमारी लाइबिलिटीज है कि नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, ये सब करंट लाइबिलिटीज हैं। इनकम टैक्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ये सारे आपकी लाइबिलिटीज में आ जाती है। स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, कैपिटल स्टॉक था आपके पास 80,000 का, उसके अंदर आपने रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड किया, जो आपने पिछले वर्किंग से कंप्यूट किया था उसको आपने यहाँ डाला आके, तो टोटल लाइबिलिटी साइड आ गया। अब आप देखो टोटल लाइबिलिटी 6 इज इक्वल टू द एसेट साइड। ये देखें जितने एसेट्स थे 126,192, दिस इज इक्वल टू ऑल दी लाइबिलिटीज। इसमें टोटल लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी का टोटल बैलेंस है 126,192, और टोटल एसेट्स का भी बैलेंस है 126,192। सो आपकी ये आपकी बैलेंस शीट जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में बैलेंस्ड है। सो यहाँ तक जो है वो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में कुछ बता दें। मैंने इसका कोई सवाल आपको यहाँ पढ़ाया क्या, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम का? मैं वैसे पूछ रहा हूँ। वैसे ना पूछे ना, कौन पूछता है वैसे? नाम बताएं अपना। व्हाई आर यू डेविएटिंग फ्रॉम द लेक्चर? जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है अगर उसमें से कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। और अभी नेट बाकी लोगों को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंस वी आर हैविंग अ रिकॉर्डिंग आल्सो, तो हमें अपने बिल्कुल लेक्चर पे रहना है।
आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हम बिल्कुल रखेंगे लेक्चर के सिस्टम स्टार्ट होने से पहले। इस वक्त जो लेक्चर पढ़ाया गया है, कोई इसमें से सवाल है तो यू आर मोर देन वेलकम। इनकम नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ये कहाँ से आपने पढ़ा? ओके, इनकम जो है वो इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, मैंने ऐसा तो बोला। हाँ, डायरेक्ट, और इसमें आपका जो है मोस्टली जो कॉमनली होता है वो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो आपका क्वेश्चन हो सकता था कि मैम टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। असल में जो डायरेक्ट इनकम होता है ना बेटा, वो यही होता है कि जो डायरेक्टली ऑपरेशन से आए आपके, ठीक है, वो दैट इज योर डायरेक्ट इनकम। और अदरवाइज जो अदर देन आपकी मतलब डायरेक्ट इनकम आपकी वो इनकम होती है जो बिजनेस अर्न करती है फ्रॉम द एक्टिविटीज जो डे टू, जैसे मेरा बिजनेस जो है वो अगर जैसे आप लोगों को ओवरनाइट का बिजनेस ऑटो सर्विस रिपेयर का था, तो जो ऑटो सर्विस रिपेयर से आपके पास इनकम आएगी वो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। और इनडायरेक्ट इनकम वो होती है जो कि बिजनेस जनरेट करती है अदर चैनल्स से, ठीक है, जो कि रिलेट नहीं करता डायरेक्टली आपके डे टू डे ऑपरेशन से, लेकिन आपने अकाउंट फॉर चूंकि दोनों को करना होता है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट को यूजुअली आप रिपोर्ट करते हो अदर इनकम में। अदर इनकम का भी एक जो फॉर्मेट होता है उसमें आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर मैम। पूछिए बेटा, जी पूछिए। ठीक है जी, इसका मतलब है आप लोगों का ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने स्लाइड्स डाउनलोड कर ली थी? यस मैम। यस मैम। गुड। तो इसका मतलब है अभी हमारी जो लास्ट, अब आपने इसको प्रैक्टिस भी करना है अपने क्वेश्चंस को, और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करके, ठीक है? ओके मैम। ओके, वी हैव ओनली 5 more minutes in the left in the meeting। तो अभी आप कोई और सवाल है तो पूछ सकते हो, पिछले लेक्चर से कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। मैं अगला इसलिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं कर रही क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने विदाउट गैप जो है वो लेके चले। तो मैम पिछले लेक्चर से मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी बेटा पूछें। मैम मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दें कि हम उनको कैसे। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो होते हैं आपके वो ऑब्जेक्ट्स जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जैसे कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, वो हमने मटेरियलिटी में पढ़ा था, ठीक है, मटेरियलिटी में हमने इसको पढ़ा था। आपको याद होगा कि आपने इसको मटेरियलिटी में पढ़ा था कि बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस मटेरियलिटी में मैम। हमने पढ़ा था कि वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप लोगों के इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से मटेरियल होते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको ये देती हूँ कि जैसे हम ऑडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑडिट में क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी अगर डिफ़ॉल्ट हमारे पास आ गया, डिफ़ॉल्ट आ गया ऑलमोस्ट समझ लें 10 लाख रुपए की डिफ़ॉल्ट आ गई, लेकिन इनकम जो है वो कोई 1 करोड़ थी हमारे पास। तो ये 1 करोड़ में से 10 लाख बहुत बड़ी रकम है, यानी ये क्या है, एक मटीरियल अमाउंट है ना आपके पास। यस मैम। अदरवाइज अगर आप ये देखो कि कोई एम्बेजलमेंट को बहुत छोटी एम्बेजलमेंट है आपके पास, तो 500,000 की आ रही है आउट ऑफ 1 करोड़, तो वो बहुत छोटी परसेंटेज बनती है आपकी क्रिटिकल वैल्यू से कम जो होती है। आपने क्रिटिकल वैल्यू सेट की होती है, उससे जो कम हो रही होती है अमाउंट, उसको हम कहते हैं इमटेरियल, यानी जिसका डिसीजन पे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको समटाइम्स इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ओके मैम। जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मटेरियलिटी डिटरमिन करते हैं वही हर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्टीज के लोग, कि उनके लिए कितनी क्रिटिकल वैल्यू परसेंटेज डिटरमिन होती है उसके नीचे। इसी तरह हम जो ऑडिटर्स हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जाते हैं, तो हम ये डिटरमिन करते हैं कि हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या है। उससे जो नीचे नीचे चीज़ें होती हैं हम उसको इतना ज़्यादा अगर तो वो एम्बेजलमेंट हम उस वैल्यू से कम आ रही हो तो फिर हम उसको कंसिडर नहीं करते। समझ आ गई बेटा?
मटेरियल ma'am. मीन्स इम्पोर्टेंट, आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है इस वक्त आपके लिए मटेरियल क्या है, आपके सब्जेक्ट्स, ठीक है, या आपकी स्टडीज, तो ये आपके लिए मटेरियल चीज़ें हैं। जो इममटेरियल चीज़ें वो बाकी चीज़ें। इममटेरियल मीन्स कि आपके अगर कोई आपको इंटरनेट अगर आपका लेक्चर के लिए नहीं चल रहा डैट्स मटेरियल, तो क्लाइंट सुन लो, और अगर इंटरनेट आपका टिकटॉक वगैरह के लिए नहीं चल रहा तो वो आपका इममटेरियल है। जी, मैम टिकटॉक में चलाती नहीं हूँ। मैं आपको नहीं कह रही, स्पेसिफिकली एग्जांपल का एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मटेरियल और इममटेरियल में क्या फर्क है। और बताएं, ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटा, वनवा सब क्लियर है आपको? यस मैम, ये क्लियर है, लेकिन आप यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक सेंड कर सकती हैं। बिल्कुल मैं कर दूंगी, शाम तक मैं इसको अपलोड कर दूंगी। जी तैयबा यस पूछिए मैम, बेटा। काइंडली पिछले लेक्चर का भी लिंक भेज दीजिएगा। लास्ट तो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है, जो इस वीक के हैं वो नहीं है। उसी लिंक भी भेज दूंगी, और वो मैंने आपको पता है एक ही चैनल है, या तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो ना, ताकि आपको हर दफा नहीं ढूंढने का मैम, नहीं। आजकल ना चैनल से खुलता नहीं है जब तक लिंक ना हो। वो आता है कि वीडियोस कोई अपलोड नहीं हुई हुई चैनल पे, इस तरह हो रहे हैं, इसलिए लिंक सेंड कर दिया करें। अच्छा, मैंने वो पब्लिक रखी हुई है, उसके लिए आपको लिंक की जरूरत नहीं, बट स्टिल मैं सेंड कर दूंगी आपको। जैसे अपलोड होगा मैं डायरेक्टली वो यहाँ शेयर भी कर दूंगी। ओके मैम, ये थैंक यू। आपके रिकॉर्डेड है, ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन? जी तैयबा बेटा, आप लास्ट क्वेश्चन आपका है। मैम हमने लास्ट जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था एडजस्टिंग इंटरेस्ट फॉल इनटू 4 कैटेगरीज। तो टाइप उसमें 1, जो टाइप 2, लास्ट टाइप 3, कैटेगरी टाइप थी 4, हाँ जी, अनकलेक्टेड रेवेन्यू, हाँ जी। वो थोड़ा सा बता दो। अनकलेक्टेड रेवेन्यू। अनकलेक्टेड रेवेन्यू मीन्स कि आपने सर्विस दे दी है लेकिन अभी तक आपको उसके पैसे नहीं मिले, तो वो अनकलेक्टेड रेवेन्यू है। आपने उसको एज अ सर्विस, आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई अपनी इन्वेंट्री भिजवा दी है, या आपने अपनी सर्विस दे चुके हैं आप लोग, ऑटो सर्विस, रिपेयर सर्विस एडवांस में आपने दे दिया, लेकिन क्लाइंट ने आपको पेमेंट नहीं की। जब क्लाइंट ने आपको पेमेंट नहीं की तो आप उसको अनकलेक्टेड रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। ओके मैम। नेक्स्ट। ओके जी, वी आर हैविंग द लास्ट मिनट, और आप उसको, मैं ये स्लाइड्स अगर आप लोगों ने डाउनलोड कर ली है, मैं बस इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, आज के दिन में ही कर दूंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास थर्सडे को मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और पिछले चैप्टर की एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट करना शुरू कर दें, ब्रीफ एक्सरसाइजेज एंड आउट एक्सरसाइजेज, क्योंकि चैप्टर 4 इज कंप्लीटेड एंड वी आर नाउ ऑन चैप्टर 5। क्लियर? ओके बट अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।